नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। यूपी एसटीएफ ने देश के अहम ठिकानों पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है। पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डिटोनेटर, हथियार, दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लखनऊ के गुडम्बा पिकनिक स्पॉट से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों केरल के रहने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस समय जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, किस पैमाने की यह साजिश थी, कुछ डिटेल्स इसकी क्या क्या सामने आई है अभी तक? देखिए, जो यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, ये अंसल बदरुद्दीन और फिरोज नाम के दोनों आतंकी हैं। पीएफआई जो प्रतिबंधित वो समूह है उसके सदस्य हैं और ये लगातार रेकी करके तमाम जगहों पर घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और इनको जब पकड़ा गया है उससे पहले भी वसंत पंचमी के दिन घटना करने वाले थे और कई जगहों पर इनका इरादा था खतरनाक वारदात करने का। इनके पास से डिटोनेटर और तमाम प्रशिक्षण की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मिले हैं। और इसके अलावा ये जो दोनों लोग पकड़े हैं उनसे पूछताछ में पता चला है कि इनके नेटवर्क में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अलग अलग जगहों पर धमाका करना चाहते थे और दहशत फैलाना चाहते थे। लेकिन उससे ठीक पहले इन लोगों को पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है और बाकायदा पीएफआई की वेबसाइट पे इन लोगों की डिटेल दी हुई है। और इन लोगों का जो इरादा था वसंत पंचमी को इसलिए भी था क्योंकि उससे एक दिन बाद ठीक पीएफआई का स्थापना दिवस होता है और उससे पहले ये लोग घटना को अंजाम देने वाले थे। और आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ और यूपी की तमाम दूसरी एजेंसीज ने पिछले कुछ वक्त में पीएफआई के करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि यूपी में जिन पर शक है कि जो जी, और उसी कड़ी में ये 2 गिरफ्तारियां भी। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीएफआई के 2 आतंकियों को लखनऊ में धरा गया है और अब धीरे धीरे आगे देखना है कि क्या उनसे और पूछताछ में और साजिश खुलते हैं। लेकिन आइए अब हम खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। भारत में भले ही टूल किट शब्द को लेकर बहस चल रही हो, दिशा निकिता शांतनु पर कार्रवाई को लेकर पक्ष विपक्ष के डिबेट हो रहे हो, लेकिन टूल किट कांड ने पाकिस्तान को बहुत खुशी दी है, निर्मल आनंद दिया है। भारत विरोधी टूल किट के जरिए माहौल बनाने के षड्यंत्र में पाकिस्तान का कनेक्शन होने के संकेत मिले हैं। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की K2 डेस्क का हाथ हो सकता है। यहाँ K2 का मतलब होता है कश्मीर और खालिस्तान, और ये K2 डेस्क भारत विरोधी माहौल बनाने में एक्सपर्ट है। इस केस की एक अहम कड़ी है वो जूम मीटिंग जिसमें तमाम टूल किट जीवी शामिल हुए थे। अब पुलिस इसके डिटेल खंगाल रही है। बड़ी बात यह है कि जो माहौल बनाया जा रहा था उसके निर्माता और निर्देशक हैं खालिस्तान के खिलाड़ी। आज इस पूरे खेल को हम डिकोड करेंगे। अच्छी खबर यह है कि लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे चीन की पार्टी ओवर हो गई है और चीनी सेना के पैकअप का कार्य प्रगति पर है। जो लोग डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शक की नजर से देख रहे थे उनके लिए भारतीय सेना ने आज कई वीडियो जारी किए हैं। आज आपको उल्टे पांव लौटती चीनी सेना के वीडियो प्रमाण दिखाएंगे जिन्हें भारतीय सेना ने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से रिकॉर्ड किया है और चीनी सैनिकों की घर वापसी की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे। और आज पेट्रोल और डीजल की शतकीय साझेदारी का विश्लेषण भी जरूरी है। 100 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल लोगों को महंगाई वाला दर्द दे रहा है। ये आपके काम की खबर है। तेल पर लगने वाले टैक्स का अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति क्या है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसी विषय पर आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी करेंगे। आखिर महंगे तेल की कमाई पूरे सिस्टम को क्यों रास आ रही है और क्या तेल से सरकार की कमाई का टैंक फुल हो रहा है? लगातार बढ़ते तेल के दामों से कोई राहत क्यों नहीं मिल रही? आप जो तेल खरीदते हैं उसमें टैक्स का हिस्सा इतना ज्यादा क्यों है? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि यह टैक्स कम नहीं हो रहा? लेकिन सबसे पहले भारत के खिलाफ टूल किट वाली साजिश की बात। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन सी विदेशी ताकतें लगी हुई हैं? भारत से दुश्मनी निकालने में क्या पाकिस्तान भी इसमें जुटा था? टूल किट को तैयार करने वालों का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से क्या कोई कनेक्शन है? अब तो एक एक बात की पड़ताल हो रही है। जिस टूल किट डॉक्यूमेंट को ग्रेटा थनबर्ग ने लीक किया था और जिस डॉक्यूमेंट की जांच के बाद दिशा रवि को पकड़ा गया, जिसकी जांच पर निकिता जेकब और शांतनु मुलुक जैसे चेहरे सामने आए, जिस टूल किट को तैयार करने में खालिस्तानी समर्थकों का रोल सामने आया, उसी टूल किट में पीटर फ्रेडरिक जैसे कुछ नाम ऐसे शामिल हैं जिनके कनेक्शन पाकिस्तान के पाले हुए खालिस्तानी आतंकियों से हैं। ये लोग भारत के दुश्मनों के इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हैं और भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं। टूल किट केस में इस नई इन्वेस्टिगेशन के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ टूल किट वाली साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम क्यों आ रहा है?
इसे समझने के लिए पहले पीटर फ्रेडरिक का नाम टूल की डॉक्यूमेंट में आया है। ये मलेशिया में रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चलाता है। पीटर फ्रेडरिक का बैकग्राउंड ये भी है कि वो उन खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़ा है जो खालिस्तानी पाकिस्तान नेपाल रखे हैं और जिनके जरिए आईएसआई की K2 डेस्क यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क से एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। इन्हीं में से एक नाम भजन सिंह भिंडर का है जो पीटर फ्रेडरिक का साथी है और जिसके साथ ही पीटर फ्रेडरिक की तलाश 2006 से भारत को है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक का नाम किसान आंदोलन पर भारत विरोधी टूल किट में कैसे और क्यों आया, इसे भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। टूल किट डॉक्यूमेंट को जिन ताकतों ने तैयार किया था, उन्होंने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया था। इसमें विस्तार से तय किया गया था कि आंदोलन में कब कब क्या क्या करना है, कौन से दिन कौन से हैशटैग से क्या ट्रेंड करवाना है, किस टैग से करना है, किससे फॉलो करना है। टूल किट में रिसोर्स पर्सन के तौर पर जिन जिन लोगों को फॉलो करने को कहा गया था, उसमें मीडिया, फैक्ट चेकिंग और NGO से जुड़े लोगों के नाम थे। इन्हीं रिसोर्स पर्सन के तौर पर एक नाम पीटर फ्रेडरिक का भी था। ये तो साफ है कि टूल किट खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर बनी। इसमें खालिस्तानी समर्थक M.O. धालीवाल और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम आ चुका है, लेकिन टूल किट डॉक्यूमेंट में पीटर फ्रेडरिक का नाम भी था, जिसका कनेक्शन ISI के पाले खालिस्तानियों से है। इसीलिए पड़ताल करना जरूरी है कि क्या दिशा, निकिता, शांतनु सिर्फ मोहरे थे, असली किरदार कोई और है। प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया। क्या ये M.O. धालीवाल के कहने पर डाला गया या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट। ये भारत के खिलाफ कितनी बड़ी विदेशी साजिश थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नया नाम कनाडा की रहने वाली अनीता लाल का भी आया। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। M.O. धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती है। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को-फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी, उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था, उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। अनीता लाल उस जूम मीटिंग में भी शामिल थी, जो जूम मीटिंग खालिस्तानी संगठन PJF ने 11 जनवरी को की थी और जिसमें किसान आंदोलन पर टूल किट तैयार करके भारत विरोधी बड़े ग्लोबल प्रोपेगेंडा को फाइनल किया गया था। इस जूम मीटिंग में PJF के M.O. धालीवाल के साथ मुंबई की वकील और टूल किट क्रिएटर निकिता जैकब जैसे 60 से 70 लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने जूम से इस मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि आरोपी 22 साल का हो या फिर 50 साल का, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि दिशा रवि के मामले में दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने जूम को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि M.O. धालीवाल और दिशा के अलावा कौन कौन चेहरे थे जो जूम मीटिंग में शामिल थे। उनकी पूरी लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जूम से मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जो FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, उसमें अब लोगों को नामजद करना शुरू किया है, जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु का नाम शामिल है। कैमरामैन पवन के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। दिशा रवि हो, निकिता जैकब हो या शांतनु मुलुक हो, क्या इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था? क्या ये लोग बिल्कुल अनजान थे कि जिनके साथ मिलकर वो किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, असल में वो भारत विरोधी लोग हैं? क्या इन्हें देखना नहीं चाहिए था कि ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिनका ISI और खालिस्तानी एजेंट सहित भारत के दुश्मनों से कनेक्शन है? दिशा रवि तो 5 दिन की पुलिस रिमांड में है। निकिता जैकब और शांतनु मुलुक कब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आएंगे, इसका इंतजार है। इन दोनों से पूछताछ के बाद टूलकिट केस में और कई नई कड़ियां सामने आ सकती हैं।
निकिता जैकब और शांतनु मुलुक टूलकिट केस की जांच में ये दो चेहरे बहुत अहम हैं और इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हैं। पिछले 2 दिन से ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए कानूनी दांवपेच में जुटे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट अंतरिम जमानत दे दी है और निकिता जैकब की अर्जी पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तब तक निकिता के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। टूलकिट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है। उन्होंने मेरिट पे कोई भी भाष्य नहीं किया है और सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू सेफगार्ड हिज लिबर्टी, इस ग्राउंड पे उनको 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रात के 11 बजे तक दिल्ली पुलिस निकिता के घर पे थे। उसके सारा सब कुछ गैजेट्स वगैरह सब जब्त कर लिया गया था। पंचनामा में उनका खुद का सिग्नेचर्स है। पंचनामा इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, उनका खुद का सिग्नेचर्स है। नेक्स्ट डे वो खुद एक वकील है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसको पता है कि प्रोसीजर लॉज क्या होते हैं। एज अ मैटर ऑफ राइट नेक्स्ट डे वो बॉम्बे हाई कोर्ट की अदालत खुद आई थी अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो ये मैटर जो है, ये मुद्दा जो है, जो वो एब्सकॉन्डिंग है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया, सरासर गलत है। निकिता जैकब और शांतनु दोनों पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके इशारे पर वो टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था और जो ग्रेटा से लीक हो गया था। शांतनु मुलुक के बनाए ईमेल अकाउंट से टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था। इसे निकिता जैकब और दिशा रवि ने एडिट किया था और फिर इसे आगे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग की ट्विटर अकाउंट से लीक होने के बाद जब टूलकिट डॉक्यूमेंट की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शुरू की तो इसके तार बेंगलुरु की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि, मुंबई हाई कोर्ट की वकील और एक्टिविस्ट निकिता जैकब, महाराष्ट्र के बीट के इंजीनियर और एक्टिविस्ट शांतनु मुलुक से जुड़े मिले। इसमें दिशा रवि को तो शनिवार को ही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया था और दिल्ली लाया गया था, लेकिन निकिता जैकब और शांतनु मुलुक फरार हो गए हैं। शांतनु, निकिता और दिशा एक दूसरे से XR नाम की एनजीओ के जरिए जुड़े थे। इन पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के मोहरे बने थे। 26 जनवरी की हिंसा की पटकथा टूलकिट के जरिए इन्होंने पहले से तैयार कर ली थी। शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में भी था। टूलकिट को बनाने वाले किरदारों में से एक किरदार शांतनु को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी तक शांतनु दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक्टिव था। हालांकि वो वहां क्या कर रहा था, क्या वो किसी साजिश के साथ वहां मौजूद था, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शांतनु दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। शांतनु के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सीज किया है। दिल्ली पुलिस ने शांतनु के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है, लेकिन ये खुलासा कि वो लगातार टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर ये कैसे खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल के संपर्क में आए और भारत विरोधी दुष्प्रचार वाली टूलकिट में और कौन कौन लोग शामिल थे। मुंबई से साहिल जोशी और विद्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। उम्र दरअसल एक पैमाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उम्र पैमाना नहीं हो सकता। दिशा रवि इतनी भी नादान और मासूम नहीं है जितना उन्हें बताया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट डॉक्यूमेंट दिशा ने भेजा है। उस डॉक्यूमेंट को लेकर ग्रेटा के साथ उनकी चैट की डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। 9 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़ा टूलकिट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। उसी रात 9:23 पर दिशा ने ग्रेटा को मैसेज किया और ग्रेटा को उसकी गलती बताई, ट्वीट डिलीट करने को कहा। 2 मिनट बाद 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को मैसेज किया और कहा कि इसे सही करना जरूरी है, इसकी वजह से काफी दिक्कत होगी, मामला बिगड़ रहा है। दिशा ने ग्रेटा को सॉरी बोला। ग्रेटा और दिशा के बीच ये चैट काफी देर तक हुई। खास तौर पर दिशा रवि इस टूलकिट डॉक्यूमेंट के सामने आने से घबराई थी। रात 9:35 पर दिशा ने ग्रेटा को मैसेज किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूलकिट को पूरी तरह से ट्वीट न करें।
क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे खेद है लेकिन उस पर हमारे नाम है। हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। 9:40 पर ग्रेटा ने रिप्लाई किया कि मुझे कुछ लिखने की जरूरत है। दिशा ने जवाब दिया कि क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं? मैं वकीलों से बात कर रही हूं। तुरंत ग्रेटा का मैसेज आया कि कभी कभी नफरतों का तूफान आता है और यह वास्तव में बहुत ताकतवर होता है। यानी दिशा रवि को अंदाजा था कि जिस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर कर दिया है, उस टूल किट के पब्लिक में आ जाने से वो बुरी तरह फंस सकती है। मामला बिगड़ता देख दिशा ने सबूत मिटाना शुरू कर दिया। टूल किट डॉक्यूमेंट में अकाउंट्स और लिंक हटाए, अपने फोन का काफी डेटा डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूल किट डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। पुलिस तक इस टूल किट की जानकारियां पहुंच चुकी थी और 1 हफ्ते के अंदर दिशा रवि, निकिता और शांतनु तक पुलिस पहुंच गई। इसीलिए दिशा रवि भले ही 21-22 साल की हो, उसे नादान और मासूम नहीं कहा जा सकता। यही बात आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कही कि चाहे कोई 50 साल का हो या 22 साल का, कानून इसके आधार पर अंतर नहीं करता। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। 21 साल की उम्र छोटी नहीं होती है। इससे 18 साल की उम्र में योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित कर दिया गया था। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है। किरण बेदी की जगह तेलंगाना राज्यपाल पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को अपने पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल चंद हफ्तों बाद वहां पर चुनाव भी होना है पुडुचेरी में, और ऐसे समय पर किरण बेदी को उनके पद से हटाना, इसके क्या कारण है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। केवल इतना साफ किया गया कि किरण बेदी को उनके पद से हटाया जा रहा है। तेलंगाना राज्यपाल को कहा गया है कि वो अतिरिक्त भार संभालें पुडुचेरी का। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या कारण हैं, ये जल्द ही साफ हो सकता है। और अब पेट्रोल और डीजल की शतकीय साझेदारी का विश्लेषण करते हैं। 100 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल लोगों को महंगाई वाला दर दे रहा है। आखिर महंगे तेल की कमाई पूरे सिस्टम को क्यों रास आती? लगातार बढ़ते तेल के दामों से कोई राहत क्यों नहीं मिल रही? क्या है महंगे तेल का गणित, ये आपको समझाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये खड़ी हो जाती थी सड़कों पे, और अब ये कुछ कर रही है तब इसका कुछ कहना नहीं है। तो इससे तो आम नागरिकों की जेबों पे तो भारी असर है ही है। देश के 23 शहरों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए से ऊपर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में साधारण पेट्रोल अब अपने शतक से महज 13 पैसे दूर है। प्रीमियम पेट्रोल पहले ही शतक लगा चुका है। कीमतें 100 के पार हैं। भोपाल में भी प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कमाल की बात यह है कि इतने हंगामे के बावजूद तेल कंपनियां दाम बढ़ाती ही जा रही है। आज डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। 1 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 के बीच 413 दिनों में दाम 82 बार बढ़ाए गए और 51 बार घटाए गए, लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजा निकला उसमें दाम बढ़े ही हैं। सवाल उठता है कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर परेशान होने के बाद सरकार को पेट्रोल डीजल वाली कमाई से बड़ी राहत मिल रही है। ये कमाई का पेट्रोल डीजल मॉडल है जो फिलहाल सबको रास आ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल नवंबर 2020 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी के मुताबिक 8 महीने के दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन
1.96 लाख करोड़ रुपए रहा। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 1.32 लाख करोड़ रुपए था। देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में कमी के बावजूद कलेक्शन बढ़ रहा है। ये इजाफा सरकार के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले से हुआ है। बजट सत्र के दौरान संसद में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ी हुई कीमतों को जिम्मेदार ठहराया था और कीमतों का केरोसिन वाला अर्थशास्त्र समझाया था। बांग्लादेश, नेपाल में केरोसिन जब भारत में 32 रुपया है, वहां मास कंजम्पशन की कमोडिटी केरोसिन वहां लगभग 57 और 59 रुपीस में है, जब वहां उस देशों में जो मास कंजम्पशन की चीजें भारत से कई गुना ज्यादा है। यहाँ तेल की कीमतों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात भी सुन लीजिए। आप समझ जाएंगे कि तेल की कीमतों पर गंभीरता का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। चूंकि हम लोगों की इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए कि इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है, लेकिन डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका वाहन चलता है तो कुछ न कुछ तो उसका होता ही है असर। अब दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। बढ़ी हुई कीमतों से एक तरफ जहां जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम करने को लेकर तो कुछ नहीं कहा, उल्टा वो लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने के फायदे गिनाने लगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।